हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सीएलसी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। अब तक हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो 1861 का अधिनियम पढ़ने वाले हैं और साथ में 1892 का अधिनियम पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 के बीच में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि पॉलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है, संविधान क्या होती है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, प्रशासन क्या होते हैं, प्रशासन के अंग क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या है, किसी देश में संविधान क्यों जरूरी है, लोकतंत्र क्या है, हमने सब कुछ अब पढ़ लिया। और उसके आगे के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया, चार्टर एक्ट, तीनों खत्म कर दिया, कंपनी को भी खत्म कर दिया 1858 में। तो आज का जो अधिनियम है ना 1861 है। पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी में फिर से क्या बोलते हैं, रिकॉल कराना चाहूंगा कि हमने अब तक कैसे क्या पढ़ा, जिससे एक कहानी फिर से आपके माइंड में बिल्ड हो जाए और ये लेक्चर पढ़ने में आपको थोड़ा आसानी लगे। सिर्फ यहाँ पे मैं बात कंपनी के बारे में करूंगा। अगर मैं पूरा रिकप करूंगा तो शायद बहुत टाइम लगेगा, तो केवल कंपनी के बारे में जानो, कंपनी के शासन के बारे में जानो कि कंपनी का शासन कैसे स्टार्ट हुआ। 1773 का हमने एक्ट पढ़ा। रेगुलेटिंग एक्ट में मेन कीवर्ड्स क्या था कंपनी के लिए, कि अब यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करने आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें हमने देखा कि भैया रेगुलेशन से बात नहीं बनी, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे कंट्रोल की बात करेगी। कंपनी पर कंट्रोल लगा रही है, किसके थ्रू, बाई बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। यहां से भी काम नहीं बना तो हमने क्या देखा, कंपनी के बारे में हमने पढ़ा कि 1793 में इसके 20 साल के कामों को बढ़ा दिया गया कि चलो तुम 20 साल यहां पे और व्यापार कर लो। मोनोपोली को बरकरार रखा गया। ठीक है, एक्सटेंड मोनोपोली, मोनोपोली। फिर इसके बाद हमने 1813 में क्या देखा, 1813 में हमने देखा कि मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, लेकिन दो चीजों में मोनोपोली बरकरार रखी गई। किसमें, पहले तो आप जानो मोनोपोली इंड, मोनोपोली इंड। पर दो चीज थे जिसमें अभी भी था, क्या था, एक तो टी था, दूसरा ट्रेड विथ चाइना। ये चीजें हमने अभी तक देखा। इसके बाद हमने क्या देखा कि 1833 का एक एक्ट आया जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। और वहां पे देखा गया कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था खत्म कर दिया गया। मतलब यहाँ पे अगर कंपनी का ही संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो पहले यहां तक आपने देख लिया। इसको अच्छे तरीके से अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं इसके आगे हमने क्या पढ़ा। इसके आगे हमने ये पढ़ा 1833 का एक चार्टर एक्ट आया। कंपनी का जो ट्रेड वाला काम था पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि व्यापारिक कार्य खत्म, केवल एक प्रशासनिक बॉडी बन के रह गई यहां पे कंपनी। इसके बाद एक 1818 का 1858 का अधिनियम आता है। हमने 1858 में क्या देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, कंपनी को ही बंद कर दिया गया। तो यहां तक समरी आपको समझ आई। अच्छा, कंपनी बंद क्यों हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा मानती थी, जो सैनिक विद्रोह अपने भारत में हुआ था 1857 में, सबसे बड़ा रीजन यही था। ठीक है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। अब यहां से जो शासन होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, क्राउन का शासन यहां पे होगा, विक्टोरिया का शासन होगा। इसके मतलब महारानी का, सॉरी, महारानी का यहां पे शासन होगा। इसके पहले कंपनी का शासन था। चीजें खूब अच्छे से क्लियर है, खूब अच्छे से बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब बात कहां पे हो रही है, अब बात ऐसे समझो कि कंपनी को खत्म कर दिया गया है, प्रशासनिक कार्य से भी व्यापारिक कार्य से भी, मतलब कंपनी अब निस्ते नाबूद हो गई है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में अपना भारत का शासन चला गया है। अब वहां से इसको सरकार के रूप में भारत को चलाया जाएगा। वहां से अब क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि यहाँ पे इंडिया में जाओ, ऐसे काम करो, वायसराय की नियुक्ति कैसे हुई, मैंने राज्य सचिव की कैसे नियुक्ति हुई, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। अब 1800 जो 61 का अधिनियम है बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको पहली बार दिखेगा ना, प्रतिनिधित्व भारतीयों का देखने को मिलेगा। बेशक अब प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, पर यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ये यार बजट पे बोल नहीं सकते हैं, ना पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, बस कठपुतली की तरह इनको यूज किया जाएगा कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल की।
चीज याद रखोगे। तो आओ इस एक्ट के बारे में जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको उसके पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, जो मेरा इसमें पीपीटी है थोड़ा सा कलर उसका जो है ना, कलर करेक्शन ठीक नहीं है। मतलब आप ऐसा मानो कि आपको शायद क्लियरली विजुअल ना हो। 2-3 पेज की बस बात है, उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर देखने लग जाएगा। पर वो जो तीनों पेज है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा क्या क्या उसमें लिखा गया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी पीपीटी जब मैं आपको दूंगा तो वहां पे अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे थोड़ा लाइक का इफेक्ट है इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। इसमें है क्या, यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसका उद्देश्य भारतीयों की विधायी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें फिर से पुनर्गठन करना। और यह अधिनियम भारत में संवैधानिक सुधारों की शुरुआत मानी जाती है। अगर संवैधानिक सुधार अगर माना जाए कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे 1861 के अधिनियम से स्टार्ट होता है। कैसे होता है आगे बताता हूं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया गवर्नर जनरल के। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। यहां पे पहली बार क्या हो गया ना कि विधायी परिषदों की स्थापना की गई। इसके पहले विधायी परिषद की स्थापना नहीं की गई थी। होता क्या था कि जो अपना नियुक्त किया गया था विधिक सदस्य, विधिक सदस्य कौन था, मैकाले। जब कानून बनाने की बात आती थी मैकालों को समिति में बुला लिया जाता था और उसी को क्या किया जाता था, उसके अंडर में कानून बना दिया जाता था। वही विधायी, इनकी कार्यकारी परिषद होता था। विधायी परिषद अलग, कार्यकारी परिषद, ऐसे ही अब तक वर्क होता आ रहा था। और ये अब भी ये याद रखना कि 1858 के ही अधिनियम में ऐसा पहली बार होगा इसको सदस्य नियुक्त किया जाएगा। ये परमानेंट सदस्य, अस्थायी सदस्य नहीं बना था गवर्नर जनरल की काउंसिल का, पर वहां पे किया जाएगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों परिषदों को अलग किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। एक और दौर था यहां पे आपको देखने को मिलेगा, 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। केंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि सत्ता किसी एक जगह केंद्र में रखना, पावर को, मतलब छोटे छोटे टुकड़ियों के जो शक्ति थी किसी एक टुकड़ी में समाहित कर देना, यह था केंद्रीकरण। सबसे मैक्स केंद्रीकरण क्या होता है कि सब पूरे भारत की पावर किसी एक केंद्र में रख दिया जाए। कहां कहां रखा गया, जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, लॉर्ड विनियो वेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो अब तक सत्ता का केंद्र केवल बंगाल था, अब पूरा भारत बना दिया गया। 1833 में सत्ता का केंद्र कौन बना, भारत बना। पहले क्या था, पहले बंगाल था। ये बातें समझ आई। लेकिन यहां पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। विकेंद्रीकरण कैसे, कि अब शक्तियों को फिर से, पावर ऑफ सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा, शक्तियां फिर से बांटी जाएंगी। शक्तियां कैसी बांटी जाएंगी, आपको याद होगा 1833 में बॉम्बे और मद्रास का जो विधायी शक्ति था वो छीन लिया गया था कि भैया तुम लॉ मत बनाओ, गवर्नर जनरल की काउंसिल एनफ है, उसके पास पावर है, वो शक्तियां हैं कि वो विधायी शक्ति कि वो कानून बनाएगी। वहां से छीन लिया गया 1833 में। लेकिन 1861 में आपको शक्ति फिर से दिखेगा, इनको वापस से शक्ति दे दी गई कि भैया तुम्हारी विधायी शक्ति तुमको फिर से दे रहे हैं, तुम फिर से अब कानून बना सकते हो, तुम योग्य हो बनाने के लिए। तो यहां पे आप समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे अब बात हो रही ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो सपना है ना पूरे भारत में राज करना है, अच्छे तरीके से अपने कब्जे में लेना है। तो अब अगर यहां कुछ भी गड़बड़ी होती है, विद्रोह होता है, अगर सत्ता ठीक से नहीं चल रहा है, तो बदनामी किसकी होगी, ब्रिटेन की होगी। तो यहां पर देखोगे ना जो शासन है बहुत अच्छे तरीके से एज ए गुड गवर्नेंस की शुरुआत की जाएगी। किसके संदर्भ की बात हो रही है, ब्रिटेन की। भारत की मत समझना, तानाशाह बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, और सारी चीजें यहां पे होंगी। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर बात करूं, उसके लिए सब कुछ अच्छा होता जाएगा। किस तरीके से भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। अभी देखना भारतीयों को ना बोलने का भी अधिकार दिया जाएगा, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा 1862 वाले 1892 वाले एक्ट में। लेकिन क्यों दिया जाएगा, वो दौर है कांग्रेस की स्थापना का। एओ ह्यूम ने 1885 में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वो चीजें क्या है अभी अगले लेक्चर, इसी लेक्चर में बता रहा हूं, अगली पीपीटी में। पहले इस चीज को समझो, ठीक है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, साथ में और क्या हुआ, गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई। गवर्नर जनरल की शक्तियां का मतलब क्या था, इनको अध्यादेश का पावर दिया गया। अध्यादेश की शक्ति का मतलब क्या था, अभी अगर वर्तमान में अध्यादेश की बात करूं, अपने राष्ट्रपति के पास है और अपने राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति के पास जो है वो आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 123, ये प्रेसिडेंट के लिए अध्यादेश की शक्ति है। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकल 213, ये क्या है, ये गवर्नर के लिए है अध्यादेश की शक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। लेकिन यहां पे जो है कि आपातकालीन स्थिति में अब गवर्नर जनरल भी अध्यादेश जारी कर सकता था, लेकिन मैक्सिमम 45 दिन उसका टेन्योर रखा गया। 45 दिन से ज्यादा नहीं, 45 दिन के लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है। चीज ध्यान रखोगे। यहां पे आपको पहली बार ना इंडियंस का रोल दिखेगा प्रशासन में, ठीक है।
अब आ जाओ आगे। अब देखो, अगर मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं, ये महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले ये जानो, प्रतिनिधि संस्थानों की स्थापना हुई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, भविष्य के सुधारों की नींव रखी। देखो, जब भी कोई एक्ट आया, आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, 1773 का जब एक्ट आया उसमें जो कमी थी 81 में दूर किया गया। उसी तरीके से अब इसकी जो कमी है, एक नींव तो रख दी गई कि हाँ भैया ऐसे ऐसे शासन होना चाहिए, लेकिन जब कोई एक्ट बनता है ना, उसमें कोई ना कोई कमी रही जाती है। अब इस कमी को दूर करने के लिए 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा। लेकिन उसके पहले आप उसके बैकग्राउंड को जानो। बैकग्राउंड यह था कि राष्ट्रीय चेतना का शुरुआत हो चुका है भारत में, ठीक है। शुरुआत क्या हुआ? शुरुआत ये हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना हो गई है, मैंने आपको बताया। और कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में ये चल रहा है यार कि हमें तो ठीक है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में हमें घुसा तो लिया गया है प्रतिनिधि के रूप में, पर कहीं ना कहीं हमें ना तो बोलने का अधिकार है, ना मैं बहस कर सकता हूँ, ना बहस पर चर्चा कर सकता हूँ, इनफैक्ट वोट तक नहीं दे सकता हूँ। तो फिर क्या मतलब है? तो विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। इसमें क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अब दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत वो भी फिर अपने एक्ट में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसमें क्या सुधार हुआ? इसमें पहली बार बदलाव यह हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में 12 से 16 सदस्य कर दिए गए। यह इसमें इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। इसके आगे क्या किया गया, पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब क्वेश्चन पूछने का अधिकार पहली बार राइट्स अगर किसमें दिया गया, भारतीयों को, तो आप बताओगे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। लेकिन सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन बिना पूरक प्रश्न के, बिना इनको बहस का अधिकार नहीं था। और जो भी इनको प्रश्न पूछना होता था 6 दिन पहले बताना पड़ता था। मतलब ऐसा चलो, अधिकार तो मिला लेकिन आजादी नहीं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, लेकिन कुछ हिस्सों पर, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिला। अभी यहां पे वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, बजट पे चर्चा कर सकते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना। यहां पर आपको ऐसा लगेगा ना कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट हुई। कैसे हुई? कि यहां पे सदस्य को नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन उस नॉमिनेशन को इलेक्शन का नाम नहीं दिया जाएगा। यहां पे ऐसे समझो, एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन। मतलब यहां पे आप ऐसा समझो, यहीं से भारत में रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है। ये दोनों एक्ट यही थे जो मैंने आपको बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। आज की क्लास बस इतना ही होगी। आई होप यहां तक आपको खूब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी लेक्चर लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, उसका भी लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी ये क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, साथ में मंडे से मूल विधि की क्लास आपकी आने वाली है, उसके लिए रेडी रहना। मूल विधि की क्लास और यूपी का जो जानिए उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ जो मैं भी पढ़ा रहा था, जो भी डिसकंटिन्यू लेक्चर था, वो भी मंडे से क्लास लेक्चर कंप्लीट होना स्टार्ट होगा। लेक्चर में अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी, यहाँ कमेंट कर कर भी। हो सके चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।